मैं स्वयं बाबा साहब की बहुत सारी किताबें देख चुका हूँ। जैसे सिद्धार्थ कॉलेज में बाबा साहब की 2000 किताबें हैं। अगर उस किताबों की तरफ हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारे जो बौद्ध धर्म के बारे में जो ग्रंथ है वो जापान के बौद्ध धर्म के बारे में है, वो बर्मा के बौद्ध धर्म के बारे में है। इतना ही नहीं तो तिबेटन बौद्ध धर्म के बारे में भी वहाँ ग्रंथ प्रणाली हमें बाबा साहब के ग्रंथालय में दिखती है। जो चोलास, जो चेर और जो पांड्यास, इन्होंने पूरे विश्व को ये बताया कि भारत का जो ट्रेडिंग है, भारत का जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ये पूरे विश्व में उस वक्त विख्यात था। और आज भी जो नागवंश की ये परंपरा है, हम चिचोली में हम उसको देख पाते हैं। आज के दिन चिचोली के शांति वन से हम देखते हैं कि नानक चंद्र रत्तू साहब की जो एक उनको मैसेज देने के लिए जन्म शताब्दी के ऊपर एक रैली निकली। हम देखते हैं यहाँ पर दादा विश्व से लोग आ रहे हैं, कोरिया से लोग आ रहे हैं। पिछले बार हमने देखा कि यूएस से कुछ मॉन्क्स यहाँ आए थे। ऐसी कौन सी शक्ति है जो भारत के और पूरे विश्व को खींचती है, आपको लगता है? देखिए, बाबा साहब का जो मिशन है उसको अगर हम देखते हैं तो उसके दो दायरे हैं। एक है जनतंत्र, और आप जानते होंगे कि जो जनतंत्र है वो जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे मौजूद है। और बाबा साहब ने जनतंत्र की बहुत गहराई से पढ़ाई की थी। और हम ऐसा कह सकते हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में कि जो बाबा साहब अम्बेडकर है वो यहाँ के जनतंत्र के प्रणेता है। एक बात हो गई है वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट की तरफ। जब हम ईस्टर्न कॉन्टेक्स्ट की तरफ देखते हैं, जैसे जापान हो गया, कोरिया हो गया और थाईलैंड हो गया, वहां पे बड़ी तादाद में जो है वो बौद्ध धर्म की संस्कृति जो है वहां पे बहुत गहरी तरह से इन देशों में बौद्ध संस्कृति है। तो ये दो आयाम है, एक जनतंत्र और बौद्ध धर्म। इसका बाबा साहब ये जो दो पिलर जो है इसको बाबा साहब ने बहुत गहराई से जो है उसको अपने जीवन में लाया था। और वो चाहते थे कि भारत के जीवन में भी ये दो जो तत्व है वो आए। और बाबा साहब के पास, जैसा दर्शक जानते होंगे कि 40,000 किताबें थी। मैं स्वयं बाबा साहब की बहुत सारी किताबें देख चुका हूँ। जैसे सिद्धार्थ कॉलेज में बाबा साहब की 2000 किताबें हैं। अगर उस किताबों की तरफ हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारे जो बौद्ध धर्म के बारे में जो ग्रंथ है वो जापान के बौद्ध धर्म के बारे में है, वो बर्मा के बौद्ध धर्म के बारे में है। इतना ही नहीं तो तिबेटन बौद्ध धर्म के बारे में भी वहाँ ग्रंथ प्रणाली हमें बाबा साहब के ग्रंथालय में दिखती है। साथ ही साथ अगर हम बाबा साहब के दूसरे ग्रंथ देखेंगे तो उसमें स्कैंडिनेविया में कैसे डेमोक्रेसी थी, यूरोप में क्या हो रहा था, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे थे, इसमें बाबा साहब बहुत गहराई से जानते थे और उनके विचारों में दिखता है। उसी के तहत उसी को संदर्भ लेके हम देख सकते हैं कि यही संदर्भ रहा है कि भारत के तरफ बहुत सारे अभी जो विद्वान हैं वो बाबा साहब को पढ़ते पढ़ते जो है वो गहराई से जो है वो भारत के समाज के संदर्भ के, भारत के समाज के बारे में जानना शुरू किए है। और उसी को चलते हुए हम देखते हैं कि आज एक बहुत बड़े भिक्षु कोरिया से यहाँ आए हैं जो बाबा साहब को जानना चाहते हैं, बाबा साहब के लोगों को जानना चाहते हैं। उनके अध्ययन से ये सिद्ध हो गया है कि आज के दुनिया में बाबा साहब ने जो इंटेलेक्चुअल बौद्ध धर्म दिया है वो बहुत जरूरी है। और वो चाहते कि कोरिया में भी ये जो बौद्ध धर्म है वो फैलाया जाए। सर, हम देखते हैं कि एक प्रकार से ये पूरी संस्कृति संगीतियों पे आधारित होती है। हमने देखा प्रथम संगीति हुई, द्वितीय संगीति हुई, कश्मीर की संगीति देखा हमने, जिसमें अलग अलग नोबल माइंड्स लोग घंटों तक और महीनों महीनों बैठ के उन्होंने मंथन किया और एक राइट कॉन्टेस्ट के ऊपर उन्होंने डिस्कशन करके अपने बातों को लिपिबद्ध किया। आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अभी जो बाबा साहब का लिखान है लोग सिर्फ पढ़ते हैं, उसमें रिसर्च करने की जरूरत है, उसमें अनुसंधान या उसको एनालिसिस करने की जरूरत है, या आपको और उसके आगे जाके ये लगता है कि जो रियल अम्बेडकर है, जो वैश्विक अम्बेडकर है, जो ग्लोबल लाइट और एक ग्लोबल अम्बेडकरिज्म की तरफ उनका मैसेज एक तरीके से जाता है, इस तरीके से लोगों को आप प्रेरित करने के लिए क्या बोलेंगे? देखिए, बाबा साहब बहुत गहरा सोच के सब चीजें लिखते थे। और जैसे मान लो कि बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ है, बुद्ध एंड हिज धम्म, ये इसको एक लेयर नहीं है, उसके बहुत सारे लेयर है। और बाबा साहब के हर लिखान के अलग अलग दायरे, अलग अलग डायमेंशन जो है वो खुलते हैं। और जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जब हम बाबा साहब के बारे में पढ़ेंगे, बाबा साहब ने जो लिखा है उसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे ऐसे जो नए नए आयाम जो है खुलते जाएंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी सिर्फ शुरुआत हुई है बाबा साहब को समझने की, बाबा साहब के माइंड को समझने की अभी सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में से बहुत सारे विद्वान जो है वो बाबा साहब को पढ़ेंगे, पढ़ना चालू है। आज अमेरिका के लोग लिख रहे हैं, जापान का एक इकोनॉमिस्ट है वो बाबा साहब के बारे में लिख रहा है। तो आज बहुत सारे लोग लिख रहे हैं बाबा साहब के बारे में और ये कारवा जो है वो आगे बढ़ते रहेगा। और मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियां जो है वो बाबा साहब के राइटिंग को सही मायने में जो है वो न्याय दे पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। मेरा अंत में एक सवाल रहेगा आपसे
सर, कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहा है अभी, या उस वक्त एशिया में पूरा ये लाइट गया, तो वो कौन सी ऐसी साइंटिफिक टेम्पर थी, या बाबा साहब भी अपने संविधान के माध्यम से वैज्ञानिकता की बात करते हैं, जो आर्टिकल हमारे संविधान में इनकॉर्पोरेट होते हैं या जो आर्टिकल का हम गहन अध्ययन करते हैं उसमें वैज्ञानिकता सोच की बात करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को पूजा, हम प्रकृति पूजा थे, यानी इस तरीके से ये संस्कृति पूरी वैश्विक हुई। ऐसी कौन सी खामी रह गई कि आज हम जो आते हैं 24 में आते आते हम देखते हैं कि पाखंडवाद, अंधविश्वासवाद इस तरीके से हावी हो गया, और हम किस मिश्रित संस्कृति की तरफ चले गए, और हम कौन सी संस्कृति जो जो पूरे विश्व को हमको एक प्रकार से पावरफुल बना दी थी, वो संस्कृति हमने छोड़ दिया। इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? देखिए, जब भारत ये सबसे बड़ा प्रभावशाली देश था, ऐसा कहते हैं कि पाटलिपुत्र उस वक्त इतना बड़ा शहर था कि वो एथेंस से 11 टाइम्स इट वाज लार्जर देन एथेंस। तो हम समझ सकते हैं कि उस वक्त भारत में एक तंत्रज्ञान रहा, एक सोचने की पद्धति थी, और उस सोचने की पद्धति को जो है वो अशोक भी उसका जिक्र करते हैं, और उसको कहते हैं पच्चवेक्षण। और भगवान बुद्ध ने ये शिक्षा जो है ये राहुल को दी थी। इसमें ऐसा कहते हैं कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, कि कोई भी चीज सोच मतलब करने से पहले सोचो। जैसे हम आईने में देख के परावर्तित होके जो हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, उसी प्रकार हमने सोचते वक्त हमारे मन को देखना चाहिए, और सब चीजें जो है जैसे हम तटस्थ बुद्धि से देखना चाहिए। इसको बोलते हैं पच्चवेक्षण, और ये भगवान बुद्ध ने राहुल को पढ़ाया था। इसका जिक्र, इस सूत्र का जिक्र अशोक के शिलालेखों में भी आता है, और बाबा साहब ने इसको अपने बुद्धानी धम्म में भी नमूद किया है। तो ये जो सूत्र है इसका मतलब है कि कुछ भी कोई भी चीज मानने से पहले उसको छानो। तो जो सूत्र जो था बुद्ध के जमाने में और अशोक के जमाने में था, जानो, छानो, उसके बाद मानो। जानो, छानो, उसके बाद मानो। अभी हम क्या करते हैं, मानते हैं, छानते नहीं है, और जानने की तो कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ये बाद में जॉन डुई ने भी बताई है, और बाबा साहब के पूरे राइटिंग्स में हमको रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मिलती है। उससे रिफ्लेक्टिव मोरालिटी आती है। सो बिना रिफ्लेक्टिव थिंकिंग से साइंस संभव नहीं है। तो ये थिंकिंग भारत में थी, उसका लय हो गया, और वो उसके साथ ही साथ भारत का भी लय हो गया। धन्यवाद। जिस तरीके से अभी कार्बन 14 आ चुकी है, पत्थर बोल रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे आ गया है, और एक जिस तरीके से पत्थर सबूत के आधार पर कुरेदे जा रहे हैं, भारत के जो नागरिक है वो सबूतों के साथ, अपने मान्यताओं के साथ, और पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि ये वैदिक परंपरा की संस्कृति जो आज हम देख रहे हैं, इसके भी आगे कई कदम आगे एक श्रमण संस्कृति थी, जिसके सबूत आपको आज भी दिखते हैं, इमारतों में दिखेंगे आपको। उनके सिंबल्स और उनके जो कल्चर है, आज नागपुर के ऐसी चिचोली में इस वास्तुशिल्प कला का, स्थापत्य कला का आपको अद्भुत नजारा मिलेगा।